हेलो बच्चों, मेरा नाम है शेख इमरान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के हमारे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रहे हैं, आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब देने हैं। ओके, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आपको उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलो चलिए। कैन यू टेल in which of the picture above has work been done। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए हुए इन पिक्चर्स में से किस पिक्चर में वर्क किया जा रहा है। ठीक है, वर्क किस पिक्चर में हो रहा है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो डिसाइड कैसे करेंगे कि अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर वर्क हो रहा है या नहीं, ये डिसाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं और देखते हैं कि पिक्चर्स में क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक लड़की दिखाई दे रही है। ये लड़की क्या कर रही है? ये स्टडी कर रही है, बैठकर कुछ पढ़ रही है, कुछ लिख रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे एक लड़का है जो बॉल के साथ खेल रहा है। ओके, बॉल के साथ वो खेल रहा है। देन यहाँ पे थर्ड पिक्चर में ये लड़की जो है यहाँ पर ये टीवी देख रही है, बैठे बैठे टीवी देखने का ये काम कर रही है। देन यहाँ पर एक पर्सन है जो कि एक हेवी लोड उठाकर जा रहे हैं। तो इनमें से कौन सी जगह पे काम हो रहा है आपको ये देखकर बताना है, वर्क कौन कर रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब ये लड़की जो है ये पढ़ने का काम कर रही है, राइट। ये जो लड़का है ये बॉल खेल रहा है। देन ये वाली जो लड़की है टीवी देख रही है और ये अंकल जो है ये सामान को उठा रहे हैं। फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन डू वी से दैट नो वर्क वाज डन। अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम कब कह सकते हैं कि कोई भी काम नहीं किया गया है, कोई भी काम नहीं किया गया है। तो पहले हम इस पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए, काम करना किसे कहेंगे, किसे वर्क कंप्लीट करना कहा जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं और आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूं, राइट। तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी रेस्ट पोजीशन में हूं। काम किसे कहेंगे? जब आप फोर्स के साथ ताकत लगाते हुए किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करोगे, उसे डिस्प्लेस करोगे, तब कहेंगे कि वो काम हो रहा है, वहां पर वर्क डन हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं। इफ अ पर्सन यूजिंग हिज फोर्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट and displaces that object from one place to another, then we can say that the work is done there, right। अगर कोई इंसान अपने ताकत का इस्तेमाल करके फोर्सफुली किसी चीज को एक जगह से मूव करके डिस्प्लेस करके कहीं और रख रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर वर्क हुआ है। तो अगर इस क्राइटेरिया से देखा जाए तो इन पिक्चर्स में कहां पर वर्क हो रहा है? सो ये लड़की बैठे बैठे पढ़ रही है, कोई और काम नहीं कर रही है, ये किसी भी चीज को मूव नहीं कर रही है। The girl sitting here is not moving an object, is not displacing any object from its place. She is just sitting on a place and focus on her study. बस वो अपना मेंटली एबिलिटीज को यूज कर रही है, यानी कि वो फिजिकल एबिलिटीज को यूज नहीं कर रही है। शी इज ओनली यूजिंग हर मेंटल एबिलिटीज टू स्टडी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम जब बात करते हैं वर्क डन हो रहा है या नहीं, तो हम फिजिकली बात करते हैं, मेंटली नहीं। यहाँ पर ये लड़की बैठे बैठे पढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर वो कोई एनर्जी यूज कर रही है क्या? तब एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में जब आप कोई काम करते हो तो जिस ताकत को यूज करते हो उस ताकत को आपके बॉडी में लाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो कोई एनर्जी का यूज नहीं कर रही है, बैठी हुई है, बैठे बैठे सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्टडी कर रही है। तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। सेकंड, जो यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, द बॉय इज प्लेइंग विद अ बॉल, राइट। सिर्फ एक बॉय है, एक लड़का है जो कि बॉल के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर कोई वर्क डन हो रहा है क्या? सो वी कैन से दैट द बॉय इज डूइंग अ वर्क, ही इज डिस्प्लेसिंग द बॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बॉल को ये अपने जगह से मूव कर रहा है, पकड़ रहा है, नीचे फेंक रहा है, पकड़ रहा है, नीचे फेंक रहा है। तो यहाँ पर फोर्स का यूज हो रहा है और बॉल एक ऑब्जेक्ट जिसे मूव किया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, हम ये कहेंगे। और इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ये बॉय अपनी एनर्जी, ये लड़का अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। देन अब ये लड़की जो है ये बैठे बैठे सिर्फ टीवी देख रही है, कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ देखकर
चीजों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। नाउ talking about this person is using his force, he's using his energy and moving this luggage from one place to another. That means he is displacing the luggage from one place to another, right? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो उठा रहे हैं सामान, इस सामान को ये उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। इस तरह से हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए ये सारी चीजें कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर उतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप ठीक से फोकस करके हमारी बातों को समझेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उनको आप ठीक से अपने दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। बस आप देखते रहिए हमारे साथ ये चैप्टर को, और अगर आपको कोई डाउट आ जाए इस चैप्टर में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये पर्टिकुलर जो चीज थी हमें समझ में नहीं आई थी। और अगर समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ बातें उसी पिक्चर के कुछ बातें यहाँ पर दी हुई है, उसे समझ लेते हैं। चलिए, generally any mental or physical activity is referred to as work। देखिए, वर्क किसे कहा जाएगा? कोई भी मेंटल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, इसे वर्क कहा जाएगा। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर ये जो लड़की बैठी हुई है, ये कोई वर्क नहीं कर रही है, लेकिन हम आम तौर पे किसे कहते हैं वर्क? हम फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर वर्क कहेंगे तो ये वर्क नहीं कर रही है, लेकिन नॉर्मली हम किसे कहते हैं वर्क? स्टडी करना, ये भी एक काम है। आप बैठे हुए मेरा लेक्चर देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, इसका मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो? ऐसा नहीं है। नहीं तो कहेंगे कि आपके घर वाले ये तो कामचोर है हमारा लड़का, हमारी लड़की कामचोर है, बैठे बैठे सिर्फ दिन भर लेक्चर्स देखती रहती है, बैठे बैठे पढ़ती रहती है। पढ़ाई आपका काम है, आप आपका काम पूरा कर रहे हो। आपको हम कामचोर नहीं कह सकते, आपको हम लेजी नहीं कह सकते, लेकिन आपका वर्क मेंटल वर्क, मेंटली आप वर्क कर रहे हो। तो अगर नॉर्मली कहा जाए तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें मेंटल एबिलिटी का यूज होता है या फिर फिजिकल एक्टिविटी का यूज होता है, उन सारी चीजों को वर्क कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए, when we when we walk or run, the energy in our body is used to do the necessary work। जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं या भागते हैं, तो ये काम करने के लिए हमारे बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल होता है। अब एनर्जी का मतलब एक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। एनर्जी को कहेंगे हम बॉडी की ताकत। ठीक है, अब सपोज आपने खाना नहीं खाया, बहुत टाइम हो गया आपने खाना नहीं खाया, आपको कमजोरी लगता है, आपको ऐसे टायर्डनेस आ जाती है, थकावट आ जाती है। उस वक्त में आपको ऐसा लगता है कि कोई काम ना करे, बस ऐसे सो जाए कहीं पर। जैसे ही आप कोई चीज खा ले तो आपके बॉडी में एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो जो आप फूड खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है। शायद से आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में जो बायोलॉजी का पोर्शन था, जो साइंस का पोर्शन था, उसमें आपने देखा होगा कि किसे आपके बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है। वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एनर्जी आपको आपके फूड से मिलती है, ये एनर्जी आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है अलग अलग वर्क करने के लिए। तो सपोज आप चल रहे हो, सपोज आप रन कर रहे हो, तो चलने में और रनिंग में जो भी आपको एनर्जी लगती है, वो सारी एनर्जी आपके बॉडी यूज करती है। ठीक है, उस काम को करने के लिए। आप वो काम कौन सा कर रहे हो? या तो चलने का काम हो गया या तो दौड़ने का काम हो गया। पर्टिकुलर काम के लिए जो नेसेसरी एनर्जी है वो आपके बॉडी यूज करती है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, चलिए, देन we say that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental work। अभी इससे पहले हमने इस पिक्चर में देखा कि जब हम बात करते हैं कि कोई एक लड़की बैठी हुई है, स्टडी कर रही है ना, बैठी हुई है और स्टडी कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपना काम कर रही है, या फिर कोई एक एक्टिविटी है जो वो लड़की परफॉर्म कर रही है। बट दैट वर्क इज मेंटल वर्क, यानी कि दिमागी काम है, बॉडी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं है कि जब वो लड़की पढ़ रही है तो उसके बॉडी पे ऐसा धपाक धपाक करके कोई डिफरेंस आके ऊपर से गिर रहे, वो संभाल रही है। हाँ, पढ़ना आसान काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है पढ़ने को, चीजों को समझने को, लेकिन ये मेंटल वर्क है, ये फिजिकल वर्क नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स वी डील विथ फिजिकल वर्क। फिजिक्स में हम फिजिकल वर्क के बारे में बात करते हैं, मेंटल वर्क के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वर्क आप लोग कर रहे हो, लेकिन हम अभी फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। हाँ, और एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं
कि आपकी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है, आप बोलेंगे सर हम फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे, हम तो साइंस का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो साइंस का है। फिजिक्स कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये फिजिक्स की क्या बात कर रहे हो आप। तो आपके बुक में, आपकी बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर देखा जाए तो आपके बुक में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स वाला पार्ट है। और जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस वर्क की बात की जा रही है वो मेंटल वर्क यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा फिजिकल वर्क को। सो वर्क हैज अ स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क का एक स्पेशल मीनिंग है। क्या मीनिंग है, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object। मैंने बताया था आपको इस पिक्चर के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे कि if a person is using his force, using his energy and moving a particular object from one place to another, displacing that object from one place to another, that means the person is doing work, है ना। बताया था मैंने, क्या मतलब इसका, कि अगर कोई इंसान फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकत लगाकर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकत लगा रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसको वहां से हिला रहा है, हला दे रहा है वहां से, तो वो वर्क कर रहा है। ये है डेफिनेशन वर्क की, ठीक है। आपको इसे याद कर लेना है, एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के डेफिनेशंस के। चलिए देन, you have already learned that the work done by a force acting on an object is the product of the magnitude of the force and the displacement of the object in the direction of the force। देखिए क्या बोला गया है, अभी मैंने बताया आपको इस डेफिनेशन में, किसे वर्क कहेंगे, वर्क किसे कहेंगे, आप ताकत लगाकर जो काम करते हो जिसकी वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ उसको आप मूव करते हो। जब आप कोई काम करते हो तो आप क्या करते हो, आपकी ताकत का यूज करते हो, तो वो जो फोर्स आप यूज कर रहे हो, उस फोर्स का यूज करते हो, जो ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, हला रहे हो अपनी जगह से, ये सारी चीजों को एक तरह से कहा जाएगा कि काम आप कर रहे हो, वर्क डन यहाँ पर हो रहा है। सो क्या कहा गया यहाँ पर कि जो वर्क डन है ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का, यानी कितनी फोर्स लग रही है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उससे आपने कितना काम किया वो हम पता कर सकते हैं। तो काम पता मतलब कि कितना वर्क किया ये आप पता कर सकते हैं कि कितनी फोर्स यूज करेगी, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हाउ मच वर्क हैज डन वी कैन डिसाइड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। विच फॉर्मूला, सी हियर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या दिया गया फॉर्मूला आपको, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूला के जरिए, डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूला के जरिए आप वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है इसका अंदाजा लगा सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके बुक में आपको कैन यू रिकॉल करके कुछ चीजें पूछी जा रही है। देखिए क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर एग्जांपल्स। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फोर्सेस के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको और चीजों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। वर्क कैसे होता है, जब आप फोर्स का इस्तेमाल करते हो, एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, तब कोई आप एक वर्क कंप्लीट करते हो। तो हमें फोर्स कौन से टाइप के होते हैं वो भी समझना पड़ेगा। तो मेनली फोर्स के 2 टाइप होते हैं, कौन से देखिए। अच्छा, फोर्स किसे कहेंगे, फोर्स आर पुशेस और पुल्स दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज फोर्स, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकते हो, उसे पुश या पुल करके उसे हम फोर्स कहेंगे। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट यानी कि ऐसे फोर्स, ऐसी ताकत, ऐसी इस तरह का फोर्स जहां पर आप छू रहे हो, जिसको अगर आप टच कर रहे हो और वहां पर ताकत लगा के उसको मूव कर रहे हो, उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो टच की वजह से होने वाला, छूने की वजह से होने वाला मोशन, जहां पर आपको ताकत लगाने के लिए छूना पड़ रहा है, इस तरह के मोशंस को बोला जाएगा, इस तरह के वर्क को, इस तरह के फोर्स को बोला जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स। इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में देखिए, ये जो लड़का है वो एक बॉक्स को पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है।
मतलब वो अपने हाथों का यूज करके उसको ढकेल रहा है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको मस्कुलर फोर्स कहा जाएगा, जहां पर ताकत का इस्तेमाल करके चीजों को मूव किया जाता है। देन फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है पता है? जैसे कि आप लोग ग्राउंड, हम लोग जो है चलते हैं जमीन पर, तो जब चलते हैं तो हमारे पैर एक जगह जमते हैं, उस फिर हम दूसरा पैर सामने डालते हैं, फिर तीसरा पैर सामने डालते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम ऐसे पैर रखते हैं तो पैर फिसल कर पीछे क्यों नहीं जाता है? जैसे कि आप सपोज एक चीखल वाली जगह पर चले गए, वहां पर आपका पैर फिसलता है, या फिर सपोज आपका पैर एक बनाना पर पड़ गया, केले के छिलके पर पड़ गया, तो आपका पैर फिसलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन जीरो होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहेंगे? ऐसी फोर्स जो आप जब चलते हो तो आपके पैर और जमीन के बीच में बनती है, जिसकी वजह से आप जमीन को पीछे ढकलते हुए आगे बढ़ते हो, इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। और सारी की सारी चीजें, कार हो, बस हो, बाईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, है ना, या फिर आप खुद जब चलते हो, तो सभी चीजों में फ्रिक्शनल फोर्स का यूज होता है। इसी वजह से हम एक जगह दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। ठीक है। देन अब यहां पर एक नॉर्मल फोर्स के बारे में बोला जा रहा है। नॉर्मल फोर्स किसे कहेंगे? देखिए, एक ऐसी फोर्स जो कि सरफेस पर रखी हुई चीज को एक जगह रुका कर रखती है, मूव नहीं होनी थी। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है? हो रही है, लेकिन सारे के सारे फोर्सेस अपने आप को कैंसल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, तो वहां पर नॉर्मल फोर्स रहेगी। देन टेंशन फोर्स यानी कि दोनों ही तरफ से, जैसे कि टग ऑफ वॉर जब खेलते हैं तो दो तरफ दो ग्रुप्स होते हैं, वो अपने आप अपने अपने तरफ खींचते हैं दूसरे ग्रुप को, तो यहाँ पर उस स्ट्रिंग के ऊपर, उस रोप के ऊपर जो फोर्स पड़ रही है वो टेंशन फोर्स कहलाई जाएगी। देन नॉन कांटेक्ट फोर्स में तीन फोर्स आएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहेंगे? न्यूटन ने किसकी खोज की थी? न्यूटन ने खोज की थी ग्रेविटी की। ग्रेविटी किसे कहेंगे? जैसे कि हमने देखा था, स्टोरी क्या थी न्यूटन की? न्यूटन एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे ट्री के नीचे, एप्पल के ट्री के नीचे, अचानक से उनके सामने एक जो एप्पल था वो ऊपर से नीचे गिर गया। तो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? वो ऊपर का ऊपर क्यों नहीं चला गया, या फिर हॉरिजॉन्टली उड़ता हुआ क्यों नहीं चला गया? उनके दिमाग में सवाल आया। तो वो जो फोर्स थी जिसने उसे नीचे खींचा, उन्होंने, न्यूटन ने उसके बारे में स्टडी की, उसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी एक फोर्स है। देन मैग्नेटिक फोर्स बचपन से आप लोग खेलते आए होंगे मैग्नेट के साथ। तो मैग्नेट जब आप किसी एक चीज, किसी एक ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हो, मेटेलिक ऑब्जेक्ट ना, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है? मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहेंगे? अब सपोज आपके पास एक बलून है, उस बलून को आप अपने बालों पर रब कीजिए, रब करने के बाद उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। जब आप उसको पेपर पार्टिकल से पास ले जाओगे तो पेपर को वो अट्रैक्ट करे। तो ये सारे टाइप्स है फोर्स के। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूज यूर ब्रेन पावर, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ना समझ आए कोई बड़ी बात नहीं, मैं हूं, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। You have learned how to calculate the work done on an object when the displacement is in the direction of the applied force। देखिए, यहां पर हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कौन सा वर्क? ऐसा वर्क जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो उसी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स? डिस्प्लेसमेंट जब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट में, वो भी उसी फोर्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा आपने देखा है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला था जिससे कि आप उस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो जो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है पर्टिकुलर फोर्स के डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाए तो क्या चेंजेस? बट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यहां पर क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन क्या हो जब फोर्स अलग डायरेक्शन से लगे और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, तो आप उस टाइम पे वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप बता सकते हो? यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ये तो सिंपल हो गया ना कि वर्क अगर हो रहा है, एक पर्टिकुलर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे इस वाले
फॉर्मूला से। लेकिन अगर फोर्स कहीं और से लग रहा है, किसी और डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, तब आप उस वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझेंगे उस चीज को, ठीक है। चलिए, मीनाक्षी want to displace a wooden block from point A to point B along the surface of a table as shown in figure 2.2a। देखिए 2.2a यानी कि इस वाले के बारे में बोला जा रहा है। मीनाक्षी है यहाँ पर, जो लड़की बैठी हुई इसका नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी क्या चाहती है? मीनाक्षी चाहती है कि उसके हाथ में एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का बना हुआ एक ब्लॉक है। मीनाक्षी चाहती है कि उसे फोर्सफुली वो धकेलते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाए, ठीक है। शी हैज यूज फोर्स एफ फॉर द पर्पस। अब मीनाक्षी ने जिस फोर्स का इस्तेमाल किया उस फोर्स को यहां पर हम एफ कह देंगे, जिस फोर्स से वो मूव कर रही है उस वुडन बॉक्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। हैज ऑल द एनर्जी शी स्पेंट बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सलरेशन इन द बॉक्स। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या मीनाक्षी ने सारी एनर्जी यूज करके उस ब्लॉक के अंदर एक्सलरेशन लाया, क्या उसको स्पीड में लेकर आ सकी। विच फोर्स हैज बीन ओवरकम यूजिंग दैट एनर्जी। कौन सी फोर्स यहां पर सामने आती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके? कौन सी फोर्स का यूज किया जा रहा है यहाँ पे? कौन सी फोर्स आपको दिखाई देगी इन सारी चीजों में? तो मस्कुलर फोर्स, ये हम कह सकते हैं। मस्कुलर फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगी, है ना। मस्कुलर फोर्स अपने ताकत लगाकर वो आगे ढकेल रही है, और फ्रिक्शन जो है वो जमीन पर उसे रगेड़ रहा है, उस टेबल पर उसे रगेड़ रहा है। इस तरह के दो यहाँ पे फोर्स हम देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव टू कन्वर्ट अप्लाइड फोर्स इनटू द फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये ए के बारे में तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपको और दो इमेजेस दिए गए हैं। कौन से? बी एंड सी। इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब यहाँ पर एक कार्ट है। अब ये लड़की है जो उस कार्ट के साथ खेल रही है, लेकिन जब वो खेल रही है तो उसने क्या किया है, इस कार्ट को एक स्ट्रिंग के साथ बांध लिया है। अब वो खींच रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो कार्ट है, ये कार्ट इस डायरेक्शन में खींचा चला जाएगा सीधे इस तरफ। लेकिन फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स लग रहा है यहां पर, इस पॉइंट से फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट से फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमने इससे पहले जब बोला था कि आप ऐसा वर्क तो कैलकुलेट कर सकते हो जो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट बताता है। लेकिन अगर पूछा गया आपको कि अगर फोर्स की डायरेक्शन अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तब उस वर्क को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो इस तरफ हो रही है, हॉरिजॉन्टली हो रही है, जमीन के, है ना, लैंड सरफेस के हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन फोर्स जो है वो एक अलग एंगल से लग रहा है इस कार्ट पर, एक अलग एंगल से फोर्स लग रहा है इस कार्ट पर। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, चलिए। लेट F be the applied force and F1 be its component in the direction of the displacement। देखिए क्या बोला गया है, ये जो F है, यहाँ पर हमने जिस F को कंसिडर किया, सपोज कि ये अप्लाइड फोर्स है, और ये जो F1 है, इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो हो रहा है उसे हम F1 कह देंगे, उसका कंपोनेंट है फोर्स का, F का, ठीक है। लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट, एस यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए डिनोट करेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, तो यहां पर अगर फोर्स अलग डायरेक्शन से लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आपको अब कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है और आपको अगर वर्क कैलकुलेट करना है, तो उस वक्त में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू F1 इंटू एस, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी मसला है, क्योंकि फोर्स तो अलग डायरेक्शन से लग रहा है तो फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे फोर्स जो है उसका कंपोनेंट F1 जो है उसका कंपोनेंट है, तो F1 कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर हम, क्योंकि ये अलग एंगल से लग रहा है ना। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे मैं बताता हूँ, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए अगर फोर्स लगाया गया तो, लेकिन उसे फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन से, और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, वो हो रहा है इस डायरेक्शन में मूव। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है,
है ना, एंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, एफ की वैल्यू अलग आएगी, F1 की वैल्यू अलग आएगी। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, आगे बताते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ भी उतना टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया गया है द फोर्स F, फोर्स के लिए F यूज किया जाएगा, इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो एक कार्ड था, है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये एक कार्ड था, यहाँ पर एक लड़की क्या कर रही थी, इस तरह से उसे खींच रही थी नीचे की तरफ। 5 मिनट, ओके। तो लड़की जो थी वो यहाँ से इस तरह से उसे खींच रही थी और ये कार्ट जा रहा था इस डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एफ इज द अप्लाइड फॉर द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसे एफ कह दिया गया, ठीक है। दैट इज एट एन एंगल विद द हॉरिजेंटल, लेट थीटा बी द एंगल दैट द स्प्रिंग मेक्स विद द हॉरिजेंटल। देखिए फिर बाद में क्या बोला गया है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इससे एक एंगल क्रिएट कर रहा है स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे। We can determine the component F1 of this force F which acts in the horizontal direction by mean of trigonometry। अब यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो कंपोनेंट है F1 जो आ रहा है ये F1 होगा, ये डायरेक्शन जो है F1 जो आ रहा है हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जरिए। कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये सपोज वो कार्ट है, ओके। ये है स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग और ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ओके, जो हॉरिजॉन्टली आपको आना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल जमीन, ये जो है हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई दे रहा है और ये जो है F1 जो है इस F का कंपोनेंट है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे थीटा दे दिया गया नाम, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा, अब इसको कॉस थीटा बोला गया। कॉस थीटा क्यों बोला जा रहा है, कॉस थीटा बेस इंटू हाइपोटीनियस, ठीक है, बेस इंटू हाइपोटीनस कहते हैं। अब बेस क्या है, तो बेस ये है, नीचे का जो रहेगा उसे बेस कहा जाएगा। बेस क्या है, F1, cos थीटा इज इक्वल टू F1। और हाइपोटीनस क्या है, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रिंग वाली लाइन, इसे हाइपोटीनस कहा जाएगा, ये F आ जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय F। अब अगर हम इस F1 को इधर ले ले और cos थीटा को इस तरफ ले ले, तो cos थीटा जो है इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा F इंटू कॉस थीटा। तो हमें F1 की वैल्यू मिल गई, W इज इक्वल टू F1S, है ना, देखा था हमने, लेकिन F1 की वैल्यू पता नहीं थी, अब हम पता चल गई W इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या है, कॉस, एक मिनट, F इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू है W की, हमें अब पता चल गई, राइट। सो यहाँ पे हमने उसे लिख लिया W इज इक्वल टू F कॉस थीटा और यहाँ पर ये जो S है ये S जैसा का वैसा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा वो फॉर्मूला जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे वर्क को जिसमें फोर्स अलग डायरेक्शन से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल में क्या करना है आपको, जो वर्क डन हो रहा है उसके कंक्लूजन्स क्या रहेंगे अलग। अगर आपको थीटा के वैल्यूज दे दिए जाए अलग अलग, तो यहाँ पे आपको इस टेबल में वो कंक्लूजन लिखना है, तो ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर 0 कंसिडर की जाए तो कॉस थीटा जो है वो 1 आएगा। अब ये कैसे पता चल रहा है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैथ में होती है। आपको मैथ वाला वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा, तब आप इसकी वैल्यू आप समझ सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री दी जाए तो यहाँ पर जो कॉस थीटा रहेगा उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला रहेगा हमारा W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे आप कॉस थीटा को अगर इधर भी लिख लेंगे तो चलेगा, F इंटू एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, कॉस थीटा की वैल्यू को 1 ले लिया, 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन आपको यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव कंक्लूजन आपको पॉजिटिव में मिलेगा, जो वर्क डन है वो पॉजिटिव में होगा यहाँ पे, ठीक है। देन अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाए तब क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे आपको रिजल्ट में मिलेगा 0। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन आएगा, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन 0 रहेगा, 0 वर्क डन होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 180 ले ली जाए, 180 डिग्रीज अगर थीटा की वैल्यू हो तो यहाँ पर आपको कॉस थीटा की वैल्यू -1 मिलेगी और -1 अगर रहा तो आपको कंक्लूजन वर्क डन आपका नेगेटिव में आएगा, वर्क डन आपका नेगेटिव में आएगा,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यूनिट ऑफ वर्क के बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क का यूनिट क्या आएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, राइट। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो हम यहाँ पर जो वर्क का यूनिट आएगा उसे न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, और न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। तो वर्क का जो यूनिट आएगा उसे जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1 जूल। अब 1 जूल के बारे में, एक अगर जूल अगर बोला जाए, 1 जूल की वैल्यू क्या होगी? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल। देखिए क्या बोला गया, 1 जूल की वैल्यू क्या होती है? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाकर उसे 1 मीटर तक ढकेला जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाकर उसे 1 मीटर तक ढकेला जा रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। 1 जूल वर्क हुआ है, ऐसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब सीजे सिस्टम की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स लगाकर उसे 1 मीटर तक अगर ढकेला जाए तो यहाँ पर आपको 1 जूल आपको वर्क डन होगा। अगर हम सीजे सिस्टम में बात करें तो सीजे सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो डायन है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर है सीजे सिस्टम में। देन अब अगर बात करें हम तो वर्क का यूनिट यहाँ पर क्या आएगा? डायन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा यहाँ पर वर्क का यूनिट सीजे सिस्टम में। अब यहाँ पर इस डायन सेंटीमीटर को अर्ग कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर न्यूटन मीटर को जूल कहा गया, वैसे ही डायन सेंटीमीटर को अर्ग कहा जाएगा। अब 1 अर्ग यानी कि क्या होता है? 1 अर्ग यानी कि एक डायन फोर्स यूज करके किसी एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर तक। एक डायन यूज करके, 1 डायन फोर्स यूज करके अगर इस ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर तक 1 सेंटीमीटर तक मूव किया जाए तो यहाँ पर आप 1 अर्ग इतना वर्क डन कर रहे हो, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब रिलेशनशिप क्या है जूल और अर्ग में? जूल और अर्ग में रिलेशनशिप क्या है? सीधी सी बात है, जूल जो है एसआई यूनिट है और अर्ग जो है ये सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। इसकी वैल्यू छोटी सी है, अर्ग की वैल्यू छोटी है, जूल की वैल्यू बड़ी है। तो रिलेशन क्या है? सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है। क्या रिलेशन है देखिए, वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन के इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन। और वहीं पर अगर 1 मीटर की बात की जाए तो 10⁻² सेंटीमीटर, 10² सेंटीमीटर 1 मीटर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे हम जूल का लिखेंगे, ठीक है। अगर जूल देखेंगे 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इसी जूल में अगर हम 1 न्यूटन की जगह डायन की लिख दिए वैल्यू, यानी कि 10⁵ डायन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर टोटल कैलकुलेट करें इन दोनों को मिला के तो 10⁻7 डायन सेंटीमीटर। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। रिलेशनशिप क्या आ गया इन दोनों का? जूल और अर्ग में रिलेशनशिप क्या आ गया? जूल की वैल्यू अगर 1 है, 1 जूल अगर है तो अर्ग की वैल्यू वहां पर 10⁻7 अर्ग, इतना फर्क आएगा और ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको जो हम चीजें समझा रहे हैं समझ में आ रहे हैं, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें समझने में आसानी हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और क्लास का या फिर किसी और चैप्टर पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।